हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग रेशेदार फसल के बारे में पिछले क्लास में हम लोग बागवानी फसल के बारे में जाने थे। आज की क्लास में हम लोग रेशेदार फसल के बारे में सीखेंगे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, रेशेदार फसल यानी कपास, किसके बारे में पढ़ेंगे? कपास के बारे में। भारत में रेशेदार फसल होते हैं, जैसे कपास, जूट, बहुत सारे होते हैं, कपास, जूट इत्यादि। तो आपसे एक नंबर के प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन रेशेदार फसल नहीं है या है। अगर नहीं है पूछेंगे तो ऑप्शन देंगे गेहूं, चावल, जौ, जूट इत्यादि। तो उसमें क्या करना होगा? जूट। ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन रेशेदार फसल है, तो ऑप्शन दे दिया जाएगा कि चावल, गेहूं, उसके बाद में कपास, उसके बाद में इनमें से कोई नहीं। तो रेशेदार फसल कौन होते हैं? कपास होते हैं। समझे? तो ऐसे प्रश्न बनते हैं, एक दो बन जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान देना है और समझना भी है। तो देखिए, रेशेदार फसल होते हैं जैसे कपास। भारत में कपास का मूल स्थान है, यानी भारत में कपास का सबसे अच्छा स्थान माना जाता है। और सूती वस्त्र उद्योग को कच्चा माल प्रदान करते हैं, यानी कपास क्या करता है? भारत में जो मूल रूप से कपास पाए जाते हैं वो किसके लिए पाए जाते हैं? वो सूती वस्त्र बनाने के काम में आता है, या सूती वस्त्र उद्योग को प्रदान करने में इसका मूल सहायक होते हैं। इसे कम से कम 210 दिन पाला रहित मौसम की आवश्यकता होती है, यानी 210 दिन पाला रहित करने का मतलब कि ठंडे मौसम की आवश्यकता होती है। कितने दिन? 210 दिन। आपसे पूछा जाएगा कि कपास को आपसे पूछा जाएगा कि कपास जो होता है कितने दिनों तक ठंडे मौसम में उसको रखने के लिए आवश्यकता होती है। कितने दिन? 210 दिन हम लोग रखते हैं, तब जाके कपास से रेशा का निर्माण होता है। समझे? कपास में से रेशा निकलता है। अगर ठंडे में नहीं रखेंगे तो वो रेशा नहीं निकाल सकते, नहीं निचोड़ सकते हैं रेशा। कोई दिक्कत? इसके उत्पादन में काली मिट्टी को महत्वपूर्ण मानी जाती है। आपको बताए थे, अगर इसका उत्पादन करना है तो सबसे सर्वाधिक किस मिट्टी की उत्पादन होती है, किस मिट्टी की जरूरत होती है? तो काली मिट्टी की होती है। तो आपको मिट्टी के प्रकार बताए थे, तो आपको बताना है। हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो आपको बताना है, क्योंकि इसलिए बताना है क्योंकि आपको हम बता चुके हैं, इसलिए देखते हैं कौन बताते हैं। और देखिए, तेज और चमकीली धूप कपास को बढ़ने में सहायता करती है, यानी कपास जो होती है, अगर तेज धूप, चमकीली हो, ये होती है, तभी जाके कपास को बढ़ने में क्या होती है? छोटी पौधे से होकर बड़े बड़े पौधे बढ़ने में सहायक होती है। अगर धूप भी न हो तो कपास की खेती करना संभव नहीं है। तो अब हम लोग जानेंगे कि अन्य राज्य में इसका कृषि कार्य किए जाते हैं। तो एक नंबर का प्रश्न भी आ जाता है कि कपास की खेती सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शन निकल पूछ लिया है। जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक कपास का प्रमुख उत्पादक राज्य है। समझे? यानी ऑप्शन देकर पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कहाँ पर सबसे सर्वाधिक कपास की खेती होती है? तो सबसे अधिक महाराष्ट्र में होती है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं जूट के बारे में। भारत की एक महत्वपूर्ण फसल जूट होती है। समझे? जूट क्या होती है? भारत की भी एक महत्वपूर्ण फसल के रूप में माना जाता है। इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। आपसे एक नंबर का प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि जूट का दूसरा नाम क्या है,
मैंने जूट को दूसरे नाम से और किस नाम से जानते हैं? तो सुनहरा रेशा के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? आगे समझते हैं। बाढ़ की मैदान में जब हर वर्ष नई उपजाऊ मिट्टी का निक्षेपण होता है, उसमें जूट की फसल बहुत अच्छी होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब बाढ़ के मैदान में जब हर वर्ष नई उपजाऊ मिट्टी का निक्षेपण होता है, हर वर्ष नए नए मिट्टी का निर्माण होता है, तो उस समय क्या होता है? जूट का उत्पादन होने में बहुत सहायक होता है। यानी नए नए मिट्टी का उत्पादन होना यानी जूट के लिए सबसे लाभदायक है। यानी वहाँ पर जूट की खेती आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो यानी एक शब्द में ये भी कह सकते हैं कि हम लोग मिट्टी के कटाव यानी मृदा का अपरदन, यानी हर एक वर्ष मृदा का अपरदन होता है, तो वहाँ पर क्या कह सकते हैं? वहाँ पर जूट की खेती आसानी से संभव है। इसके लिए सिक्का युक्त मिट्टी की आवश्यकता होती है। यानी माने कहने का मतलब यही है कि जब इसका निक्षेपण होता है, मिट्टी का निक्षेपण होता है, यानी मिट्टी का कटाव होता है, तो वो मिट्टी किस तरह दिखने लगती है? सिक्का की तरह दिखने लगती है। तो माने उस युक्त की जरूरत होती है। जैसे पारंपरिक रूप से जूट द्वारा अन्य चीज बनाए जाते हैं, जैसे रस्सी, जैसे बोरा इत्यादि बहुत सारा चीज बनाए जाते हैं, समझे? जिनकी देश विदेश में आयात निर्यात होती है। यानी जूट द्वारा रस्सी बनाया जाता है, बोरे बनाए जाते हैं, जो अपने देश के अलावा अन्य देश में भी इसका आयात निर्यात किया जाता है, यानी इसका महत्व दिया जाता है। कोई दिक्कत? आप समझेंगे प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, यानी समझेंगे कि कृषि जो कार्य हो रहा था, आप लोग कृषि कार्य समझते हैं ना? कृषि कार्य उसे कहा जाता है जो किसान लोग अपने खेतों में कृषि कार्य करके अपने फसल को उपजाते हैं, कुछ अपने अर्थव्यवस्था को आगे की ओर बढ़ाने के लिए, अपने तीव्र गति करने के लिए कृषि कार्य करते हैं। कोई दिक्कत? और अपने बाजारों तक, अपने मार्केट तक ले जाते हैं ताकि उनकी अर्थव्यवस्था धीमी न हो। भारत में कृषि कार्य 1000 वर्षों से किया जाता है। यानी भारत में कृषि कार्य 1000 वर्ष पहले से ही किया जा रहा है। लेकिन 1 वर्ष पहले और आज के मॉडर्न युग में देखा जाए तो डेवलप हो रहा है, लेकिन आने वाले बढ़ती जनसंख्या के कारण इसका विलुप्तीकरण निश्चित है, समझे? क्योंकि अत्यधिक मात्रा में संसाधन तो है, लेकिन संसाधन होने से क्या है? जबकि भूमि का निक्षेपण हो रहा है, भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, भूमि नष्ट हो रहा है, तो इसका कोई महत्व नहीं है। किंतु परंपरागत तरीके तथा संस्थागत व्यवस्था में समय के साथ परिवर्तन नहीं होने के कारण कृषि में काफी पिछड़ेपन पाया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि हम लोग परंपरागत रूप से कृषि कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन समय के साथ परिवर्तन न होने के मुख्य रीजन क्या हो सकता है? इसका मुख्य रीजन हो सकता है बढ़ती जनसंख्या। आपको पहले ही बताया हमने कि मूल कारण क्या है? बढ़ती जनसंख्या। क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के कारण बहुत अत्यधिक मात्रा में संसाधन तो विकसित हो गए, लेकिन भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, भूमि का विलुप्तीकरण हो रहा है, तो वहाँ पर कृषि कार्य नहीं हो पाएगा। क्योंकि अत्यधिक मात्रा में आवास का निर्माण हो रहा है, अत्यधिक मात्रा में उद्योग विकसित हो रहे हैं, जिसके कारण भूमि जो है क्या हो रहा है? भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। तो यही मुख्य कारण है, समझे? आगे हम लोग समझते हैं। जनसंख्या के अधिक होने के कारण
जोतों का विखंडन हो रहा है। यानी यही बात है, अत्यधिक मात्रा में जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण क्या हो रहा है, जो भूमि है, भूमि भूमि पर जो लोग जोत करके अपने कृषि कार्य करते हैं, उनका धीरे धीरे विखंडन हो रहा है, धीरे धीरे विलुप्तीकरण हो रहा है। इसका मुख्य रीजन क्या है, बढ़ती जनसंख्या। तो इसका बढ़ती जनसंख्या यानी इनको क्या करना है, हमको इनको विलुप्त करना है, बढ़ती जनसंख्या को। इस कृषि कार्य आर्थिक रूप से लाभप्रद नहीं रह गया है। यानी बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि कार्य करना भी संभव नहीं है। इसका मुख्य रीजन यही है कि कृषि कार्य जब होगा नहीं तो अर्थव्यवस्था में डिक्रीजिंग होगी, अर्थव्यवस्था में कमी होगी। समझे, अर्थव्यवस्था में क्या कमी होगी, समझे ना। भारत में अधिकांश कृषि मानसून पर निर्भर होते हैं। आपको पिछले ही क्लास में बताए थे, भारत में बहुत ऐसे राज्य है वहाँ पर क्या होता है, मानसून पर कृषि कार्य मानसून पर निर्भर होते हैं। वहाँ के कृषि जो होते हैं किन पर निर्भर होते हैं, मानसून पर। इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ पर अर्थव्यवस्था होता ही नहीं, अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, अर्थव्यवस्था नहीं होने के कारण क्या है, मानसून पर निर्भर होते हैं। ठीक है। और सिंचाई के साधनों का बहुत सीमित विकास हो पाया है। यानी कहने का मतलब क्या है, इसका विकास संभव नहीं है, क्योंकि जब हम लोग क्या कहते हैं, सिंचाई के साधन का भी व्यवस्था नहीं कर पाते, क्योंकि अर्थव्यवस्था तो है नहीं, हमारे पास पैसा वगैरह है नहीं, किसान के पास पैसा कहाँ रहता है, नहीं रहता है। तो इसका मूल कारण है, उनका विलुप्तीकरण होने का मूल कारण यही है। समझे, साधनों का सीमित विकास पाया गया। यानी वो कृषि कार्य जो कर रहे हैं सीमित मात्रा में कर रहे हैं, उनके पास डेवलप होने का कोई नया कानून ही नहीं है। समझे, बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए कृषि अर्थव्यवस्था का विकसित अंग बनाना महत्वपूर्ण चुनौती है। यानी फिर भी कृषि कार्य क्या करते हैं, अपने श्रम से, अपनी मेहनत से कृषि कार्य करते हैं। समझे, और ये भी विकसित करना क्या है, यह भी विकसित करना विराट की सबसे बड़ी चुनौती होता है। समझे, सबसे बड़ी चुनौती होता है। इसमें तकनीकी एवं संस्थागत सुधार लाने का अत्यंत आवश्यक है। यानी इसका मूल कारण क्या है, इनका क्या है कि तकनीकी व्यवस्था संस्थागत रूप से इसको डेवलप करना परम आवश्यक है, इसको डेवलप करना अति आवश्यक माना जाता है। यदि हम लोग इसका डेवलप नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं लोग खाए बिना मर जाएंगे, भूखमरी आ जाएगी। ऐसा तो होने वाला है ही, ऐसा तो लगभग 2040 ईस्वी में या 30 से ही इसका प्रकोप देखने को मिलेगा, और 40 में ऐसा होने वाला है। समझे, इसलिए इस चीज पर ध्यान देना है, तकनीकी विकास सबसे अधिक करना है, क्योंकि तकनीकी विकास अधिक नहीं करेंगे तो हम लोग को ये समस्या झेलने को मिलेगा। कोई दिक्कत, इसके बिना कृषि में सुधार लाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। यदि हम लोग तकनीकी व्यवस्था को अपना नहीं रहे हैं, आने वाले समय के लिए नहीं अपना रहे, तो आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, बहुत बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न क्रिएट होने लगेगा। इसलिए इस चीज को अभी से सुधार करना होगा। यदि हम लोग अभी से सुधार नहीं करेंगे ना विद्यार्थी, तो ये आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा समस्या बन जाएगा। और अब जानते हैं लोग बहुत बड़ा समस्या होता है तो बहुत लोग डिप्रेशन में हो जाते हैं, तो उनको समझ ही नहीं आता है कि हम करें तो क्या करें। समझे, ऐसा होता है। इसलिए समस्या न हो, इसलिए हम लोग को क्या करना है, उस पर निरंतर काम करना है। समझे,
प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार को मुख्य रूप से केंद्रित किया गया। आपको बताए थे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, ये आपको बताना है। और देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत क्या बताया जाता है, किस पर ध्यान दिया जाता है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत भूमि सुधार को मुख्य रूप से केंद्रित किया जाता है, यानी भूमि के निम्नीकरण होने से बचाने के लिए ये प्रथम पंचवर्षीय योजना बना। समझे, प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमको भूमि सुधार आंदोलन के बारे में बताया गया था। समझे, भूमि को क्या करना है, भूमि को बचाने के लिए इनको सुधार करने के लिए एक योजना बनाया गया है जो प्रथम पंचवर्षीय योजना होता है। तो आपको बताना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ और द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब हुआ, और आपको ये भी बताना है कि पंचवर्षीय योजना कितने वर्षों तक होती है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कितने वर्षों तक होती है, तो आपको ये बताना है। 1960 से 70 के दशक में कृषि में सुधार के लिए विशेष पैकेज भी लाया गया, यानी 1960 से 70 के बीच में हम लोग भूमि के निम्नीकरण के लिए अन्य प्रकार के नियम बनाए गए और कृषि सुधार के लिए अन्य पैकेज का भी व्यवस्था किया गया। कोई दिक्कत? जिसके बाद गेहूं की कृषि के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की गई। आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा विद्यार्थी कि हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है, तो आपको पिछले ही क्लास में बताए थे, ज्यादा याद कीजिएगा, आपको पिछले ही क्लास में बताए थे कि हरित क्रांति का संबंध गेहूं से होता है। याद पड़ रहा है विद्यार्थी? हमको उम्मीद है, हमको विश्वास है कि आपको याद पड़ रहा होगा। तो हरित क्रांति का संबंध गेहूं से होता है, समझे। तो आपको ये भी बता देना है कि हरित क्रांति के बारे में सर्वप्रथम कौन बताए थे, देखते हैं कौन बताते हैं। और इसी के दौरान श्वेत क्रांति का भी निर्माण किया गया था, इसी के दौरान श्वेत क्रांति का भी लाया गया, जिसका संबंध किससे होता है, जिसका संबंध दूध के उत्पादन के लिए होता है। आपको पिछले ही क्लास में बताए थे, जरा याद कीजिएगा विद्यार्थी, आपको पिछले क्लास में बताए थे हरित क्रांति के बारे में, श्वेत क्रांति के बारे में, रजत क्रांति के बारे में आपको बताना है कि रजत क्रांति का संबंध किससे है और पीली क्रांति का संबंध भी किससे है। जरा कमेंट में बताइएगा तो देखते हैं कि कौन कौन पढ़ रहे हैं और कौन कौन सो रहे हैं। तो हमको उम्मीद है कि जो पढ़ रहे हैं वो अब बताएंगे, ये निश्चित है। तो बताइएगा, श्वेत क्रांति तो हमने बताया, पीली क्रांति और रजत क्रांति बताइएगा। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, यानी श्वेत क्रांति का दूसरा नाम क्या है, ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका दूसरा नाम ऑपरेशन फ्लड भी है। कोई दिक्कत? 1980 से 90 के दशक में व्यापक विश्व विकास कार्यक्रम हुआ था। कोई दिक्कत? यानी 1980 से 90 के दशक में एक ऐसी कार्यक्रम की शुरुआत की गई जो भूमि का विकास हो, समझे। तो आपसे पूछा जाएगा कि कब भूमि के विकास के बारे में एक कार्यक्रम चलाया गया था, तो दशक पूछेगा तो 1980 से 90 के दशक में कब प्रारंभ किया गया, तो प्रारंभ कब किया गया, 1980 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। कोई दिक्कत? हमको उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं होगा। भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड, अब आपको तो दिखाई दे नहीं रहा होगा, इसलिए हमको उम्मीद है कि आपको जितना इधर बताएं आपको समझ में आया होगा। तो कैमरा को मूव कर रहे हैं, जरा आगे भी बढ़ लिया जाए।
ज़्यादा समझते हैं विद्यार्थी। चलिए देखते हैं, भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना योजना लागू किया। यानी किसान द्वारा बहुत सारे घटनाएं होते हैं, तो इनके लिए इन दुर्घटनाओं को, समस्या को सुलझाने के लिए अन्य प्रकार की ऑपरेटर बनाए गए। अन्य प्रकार की जैसे रेडियो, आगे हम लोग समझते हैं। व्यक्तिगत दुर्घटना, जैसे मान लीजिए कि किसी को कोई कृषि कार्य किए और मौसम खराब होने के कारण उनका कृषि कार्य क्या हुआ, कृषि जो किए थे वो फसल बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। तो नष्ट होने के लिए क्या, इस दुर्घटना से ये मतलब नष्ट होने के लिए एक रेडियो ऑपरेटर द्वारा क्या किया, प्रचारित किया जाता है। तो बताया जाता है कि यहाँ पर इस राज्य में यहाँ की फसल नष्ट हो गई, यहाँ की फसल ऐसे हो गई। तो इसीलिए क्या बनाया गया, एक ऑपरेटर बनाया गया, एक क्या कह सकते हैं, एक ऑपरेटर बनाया गया। चलिए आगे हम लोग समझते हैं, जिसके अंतर्गत दूरदर्शन तथा आकाशवाणी पर कृषि संबंधित जानकारियां प्रसारित की जाती है। यानी कहीं कहीं पर फसल नष्ट हो जाते हैं तो आकाशवाणी द्वारा, दूरदर्शन के द्वारा बताया जाता है कि यहाँ की फसल क्या हुई, बर्बाद हुई और यहाँ की आबाद हुई। तो हमारा जो बोया गया फसल था वो तो हमेशा बर्बाद ही हो जाता है। आपके द्वारा जो फसल बोया गया वो बहुत अच्छा रहता है। तो हमको उम्मीद है। चलिए आगे समझते हैं। बिचौलियों के शोषण से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा लाभदायक खरीद मूल्य की सरकार घोषणा भी करती है। यानी बिचौलिए आपको समझ में नहीं आया होगा। बिचौलिए का मतलब होता है वैसा मजदूर जो वैसा मतलब बिचौलिए उससे कहा जाता है जो कृषि कार्य से संबंधित तो रखते हैं, उसकी अलावा मतलब पलदारी करते हैं। पलदारी और कैसे समझाए आपको, पलदारी करते हैं, समझ में न, और उसी को बिचौलिए कहते हैं। और उसी के शोषण के विरोध के लिए इसको सुरक्षा के लिए हम लोग सरकार द्वारा क्या करते हैं, खरीद मूल्य की लाभदायक के लिए घोषणा रेडियो ऑपरेटर द्वारा, या कह सकते हैं कि दूरदर्शन आकाशवाणी द्वारा, रेडियो आकाशवाणी मतलब रेडियो के द्वारा हम लोग प्रसारित करते हैं। कोई दिक्कत? कृषि फसलों की खेती के अलावा दुधारू पशुओं का पालन, मुर्गी पालन तथा मछली पालन आदि के विकास को प्रोत्साहित किया जाता है। कोई दिक्कत? अपने अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए विद्यार्थी कृषि कार्य के अलावा मुर्गी पालन, दुधारू पशु पालन, जो दूध पीने के लिए प्राप्त होता है, और अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए दूध को बेच भी दिया जाता है ना। हम तो बहुत सारा दूध बेचते हैं, समझे। तो मछली पालन इत्यादि के विकास को भी प्रोत्साहित किया जाता है। तो चलिए विद्यार्थी, आज का जो क्लास है, हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो कल ये पाठ को एंड कर दिया जाएगा। आप पिछले क्लास में जो पाठ पढ़ाई हुआ था, एक डिस्क्रिप्शन में आपको डाला जाएगा। जिनको डिस्क्रिप्शन में लोड नहीं करने आएगा तो वो आ सकते हैं ट्यूशन में, और आ करके अपना फोटो स्टेट करा सकते हैं और करा कर ले भी सकते हैं। ये भी व्यवस्था हमने किया है। तो जिसकी जैसी सुविधा हो वो आप कर सकते हैं। चलिए आज का सेवा इतना ही करते हैं, और कल 1-2 टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए आज के सेवा इतना ही, और हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आया भी होगा। नहीं समझ में आया होगा तो बताना है कि नहीं समझ में आया सर।
तो क्लास में इस पर डिस्कस किया जाएगा। समझ में आएगा उतना अच्छा है, बताना जरूर है। और जो प्रश्न पूछे हैं कमेंट जरा कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आपका कमेंट हम नित्य चेक करते हैं कि कौन कौन विद्यार्थी कमेंट करते हैं। 1-2-3 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं, वो कंटिन्यू करते हैं, वैसे ही विद्यार्थी सफल होंगे। तो अच्छा है, स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।